एनवायरनमेंट PYQ का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस पे आज हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो टॉपिक है, इस पे जो भी सवाल आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस सवाल से हमें मतलब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। पहला शब्द है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्यों किया था, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं बायोडाइवर्सिटी है क्या। एक एरिया 1 है, दूसरा एरिया 2 है, ठीक है। इस एरिया में एक है A, B, C और D। यहाँ पे है A, B, C यानी कि स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे डॉग है, आपका कैट हो गया, इसी तरह से यहाँ पे कोई और जीव है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, या 4 जो है एनिमल्स नहीं कहेंगे, उसको हम स्पीसीज करेंगे। यहाँ पे 3 स्पीसीज हैं, तो इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी। तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, एक किसी लोकल एरिया में, किसी भी लोकल एरिया में वहाँ पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, है ना, वो एनिमल्स हो सकते हैं, वो बर्ड्स हो सकते हैं, जितने भी जीव हैं और जितने भी फाउना यानी कि आपका वेजिटेशन पौधे हो सकते हैं ना। तो एनिमल्स और प्लांट जितना भी उस एरिया में पाया जा रहा है वही सब बायोडाइवर्सिटी है। अब अगर इसको हम एक और एग्जांपल से समझें, एक ये एरिया है डेजर्ट का और दूसरा है एक बहुत रेनफॉल वाला एरिया है, जस्ट लाइक कि हम कह सकते हैं अमेजन फॉरेस्ट हो गया, या नॉर्थ ईस्ट का जैसे मेघालय वाला रीजन हो गया। तो आप ए पार्ट है डेजर्ट का, बी पार्ट है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कहाँ पे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे, इस पे पाया जाएगा। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या बोलेंगे हम, इसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट। यहाँ पे कम जीव होंगे। भाई डेजर्ट में हम नॉर्मली भी जानते हैं कि थार की राजस्थान मतलब रेगिस्तान में बहुत कम जीव ही सर्वाइव कर पा रहे हैं, इवन बड़े जीव भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, तो छोटे तो नहीं कर पाएंगे ना वहाँ पे। तो इस तरह से हम ये समझ लिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका पहला शब्द किसने दिया। पहला है क्या, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द से पहले आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको किसने दिया था, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ही जो है हमने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया है क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद फिर और आगे आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लेके बैठना है, जो भी मैं फैक्ट लिखवा रहा हूँ इनको आपको लिखते जाना है, जिससे क्या होगा आपके पास एक ठीक ठाक नोट्स तैयार हो जाएगा और आप कभी भी दोबारा फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, डैशमैन। अभी इसको याद करने का तरीका भी हम देख लेंगे। इसके बाद जो है फिर दूसरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी, तो WG रोजन। फिर आपका आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी तो है, ऐसी कोई जगह नहीं है, बहुत ही रेयर डेथ वैली या इस तरह के कोई एरिया छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं होगा, अदरवाइज लगभग हर जगह जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो कुछ एक ऐसे एरिया होते हैं, जैसे कि हमारा ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है कैसी है, यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, यहाँ पे रेनफॉल जो है ठीक ठाक होती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे सॉइल भी जो है ठीक है और बहुत सारे जो है यहाँ पे वन है, जंगल है, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छी मात्रा में क्या पाई जाती है, वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन होगा तो बहुत सारे जीव जंतु होंगे। तो इस तरह के जो एरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। तो इसका यूज किसने किया था, नॉर्मन मेयर ने, ठीक। बस ये नॉर्मन मेयर, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो बायोलॉजिकल में जस्ट एक निमोनिक से ट्रिक्स है। लोग यहाँ पे आ रहा है ना 10, और यहाँ पे क्या, सॉरी लोग यानी कि आदमी, और यहाँ पे क्या लिखा है, डैश 10। तो यहाँ पे एक अगर इसका मीनिंग निकाल लेंगे तो 10 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या हो जाएगा, 10 लोग। फिर क्या लिखा है, बायो डाइवर्सिटी। तो बायो ऐसा समझते हैं कि भाई जब हम बायो यानी कि इंटर में हम बायो सेक्शन में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में दोनों पढ़ते हैं।
तो बायो में हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, रोज, ये जो रोज क्या है यानी कि गुलाब है, इसको हमने बायो में पढ़ा था, ऐसा कुछ बना लेंगे इसको। बायोडाइवर्सिटी है हॉट स्पॉट। अब यहाँ पे मेयर शब्द लिखा हुआ है, नॉर्मन मेयर। तो जैसे कि कोई भी इंसान मेयर बन जाता है तो उसके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ना काम करवाने के लिए। जब काम करवाने आएंगे तो उसका उसका दिमाग कैसा रहता है, गर्म रहता है, ऐसे उसको बना लेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है देखते हैं हम, जैव विविधता को मापने के लिए जो गणितीय सूचकांक इंडिकेटर में से एक लोकल लेवल पे निवास करने वाले औसत प्रजातियों का जो है विविधता को कौन दर्शाता है, लोकल लेवल पे कह रहा है ना, तो इसको समझते हैं। थोड़ा सा यही एक टॉपिक है जो हम नहीं समझते हैं या रट्टा मारते हैं, इसको रटना नहीं है, समझना है। ये ठीक से समझ में आ गया तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक एक बाग है आपका, इसको मैं लोकल लेवल पे समझाता हूँ जिससे चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक बाग है और इस बाग में मान के चलिए आपके आसपास का ही कोई बाग है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं, अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, क्यों बनाए जाते हैं, है ना। तो बनाने का मतलब ये है कि भाई आपका एक बाग था और कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे 10 साल पहले आया हुआ था, मान लो कि 2000 मान लो 2000 में आया था, और उसने देखा कि यहाँ पे लगभग 20 तरह की स्पीसीज हैं, जिसमें कि कुछ प्लांट हैं, कुछ एनिमल्स हैं। अब ये वापस से 10 साल के बाद आता है, ठीक है, यानी कि 2010 में आता है। तो ये अब जो यहाँ पे चीज़ें नोटिस कर रहा है, भाई 20 से अगर ये 15 हो गई तो क्या कहेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा जो डाइवर्सिटी है वो कम हुई है। क्या हुआ है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी यानी कि कम हो गई है। अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे 15 की जगह में जो है ये 20 स्पीसीज थी, 20 से 30 हो गई, तो क्या कहेंगे हम, अल्फ़ा डाइवर्सिटी बढ़ गई है। यानी कि इनका यूज अगर हम ठीक से समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए वो टॉपिक आसानी से समझने वाला बन जाता है। फिर से बता दे रहा हूँ, आपका एक लोकल लेवल पे कोई बगीचा है, उसके अंदर जितने भी स्पीसीज हैं, स्पीसीज याद रखना है, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आम के आपके पास 10 आम के पेड़ हों, नहीं, वो स्पीसीज में नहीं होगा, वो 10 को एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने तरह के स्पीसीज हैं, जैसे एक कैट हो गया, एक डॉग हो गया, एक जो है मैंगो ट्री हो गया, एक जामुन का हो गया, तो इस तरह से ये स्पीसीज अलग अलग है ना, इनके साइंटिफिक नेम अलग। तो यहाँ पे अल्फ़ा डाइवर्सिटी में, अल्फ़ा इंडेक्स में ये देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर किसके ज़्यादा है। ठीक है, मतलब टोटल कितने हैं, सॉरी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई। अब बीटा में हम क्या देखते हैं, एक दूसरा एरिया है। ठीक है, अभी यही सेम एग्जांपल लेते हैं 2000 वाला। 2000 में एक पर्सन आया था, यहाँ पे 10 जो है स्पीसीज थी। अब इस 10 में से और यहाँ पे जो भी स्पीसीज नहीं है, इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बढ़ी है, यानी कि यहाँ पे जो स्पीसीज थी 10 से 20 हुई है या 10 से अभी नीचे चली गई, तो ये हमारा बीटा डाइवर्सिटी हो गया। इसके बाद जो है गामा क्या होता है, इस पे मान लीजिए कि यूनिक जो डाइवर्सिटी थी, मान लीजिए ऐसी यहाँ पे 2 डाइवर्सिटी थी जो इसके अंदर हैं बट यहाँ नहीं है। इस यहाँ भी हम देखते हैं कि एक मतलब एक स्पीसीज ऐसी है जो यूनिक है, यहाँ नहीं है। इस तरह से और भी जितने भी स्पीसीज हैं पूरी दुनिया में, मतलब पूरे उस एरिया में, उन सबको देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितनी है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्फ़ा जो गामा डाइवर्सिटी है ये 3 हो जाएगी। बात क्लियर हुई। इंडिविजुअल पे देखेंगे तो इसको कहेंगे अल्फ़ा, जब कंपेयर करेंगे तो बीटा, और जब टोटल को कंबाइन करके देखेंगे तो गामा हो जाएगा। तो इसका मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। काउंट, कंपेयर और कंबाइंड। कंबाइंड मतलब जोड़ देना, काउंट मतलब सिर्फ गिनना है कि कितनी स्पीसीज हैं, कंपेयर मतलब 2 नंबर में, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा अल्फ़ा, ये है हमारा बीटा और ये है हमारा गामा। ठीक है, तो बस इनको इस तरह से अगर याद रखेंगे तो आराम से जो है ये याद हो जाएगा। सबसे बड़े बड़े लेवल पे देखें तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है किस प्रकार के फॉरेस्ट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भूगोल का एक सवाल है, भूगोल का। इस जैसे ही हमारे 0 इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पोल हैं, और नीचे जाते हैं तो इधर भी पोल है, यानी कि ये आपका साउथ है और ये है आपका नॉर्थ। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे 5, फिर ऐसे करके आपका कर्क रेखा,
और ये मकर रेखा। इसके बीच में क्या होता है, बहुत इंटेंस जो है सनलाइट पड़ती है, इंटेंस सनलाइट पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब चूंकि इसमें बहुत सारा एरिया है जहाँ पे लैंड नहीं है, यानी कि सी है, समुद्र है, तो अगर किसी भी समुद्री एरिया पे बहुत ज़्यादा मतलब धूप पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ पे पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, और जब वाष्प बन के उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वापस से क्या होगा, रेनफॉल होगा। रेनफॉल होगा तो जिस जगह पे भी बारिश होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला एरिया है हमारा अमेजन का जंगल ब्राज़ील में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे किस तरह के रेन मतलब फॉरेस्ट डेवलप होंगे, तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल क्यों कहते हैं, ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल में आता है, रेन हो रही है तो रेन फॉरेस्ट नाम दे दिया गया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी, यानी कि यहाँ पे बहुत तरह के, अभी जैसे आप देखें जब भारत में बारिश होती है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु बाहर आ जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, मतलब अमेजन में बारिश लगभग जो है हमेशा होती रहती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे होगी। इसके बाद हम और जो यहाँ पे दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा, तो ठीक है, एक नंबर पे ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, समशीतोष्ण, यानी कि जब हम इस लाइन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ठीक है, ये यहाँ तक ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल। इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे यानी कि 40 के आसपास, तो यहाँ पे मिलेगा आपका टेम्परेट। जैसे उत्तर प्रदेश, ये सॉरी भारत का कुछ हिस्सा, साउथ का हिस्सा क्या है, ट्रॉपिकल में आता है, नॉर्थ का हिस्सा क्या है, टेम्परेट में आता है, यानी कि समशीतोष्ण। सम माने होता है बराबर, शीत माने होता है गर्मी, उष्ण माने होता है सॉरी शीत माने होता है सर्दी, और उष्ण माने क्या होता है, गर्मी, यानी कि सम, यानी कि लगभग यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे रहता है, मतलब मेंटेन रहता है, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाता है और ना ही बहुत नीचे रहता है। तो सेकंड नंबर पे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाएगी। अब ये क्या है, कोनीफेरस और टुंड्रा। कोनीफेरस में कम पाई जाएगी, यानी कि ये हमारा फोर्थ नंबर पे होगा और ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है। टुंड्रा टाइगा, और इसको कभी मतलब आगे होगा सवाल तो मैं इसको और ठीक से डिटेल में कर दूंगा, तो ये इतना यहाँ पे हम देखते हैं। पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के वितरण के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ पे मतलब हमने देखा है कि ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर, जो हमारे लिए फेवरेबल टेम्परेचर है, फेवरेबल रेनफॉल है, ये कम हो रही है भाई, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है ना। तो ये तो एक चीज़ तो हम ठीक से समझ ही रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जो डाइवर्सिटी है वो कम ही होगी, यानी कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसी तो यही है ना। जब भी आप इक्वेटर को छोड़ करके इससे दूर जाते हैं तो एक चीज़ याद रखना है कि बायोडाइवर्सिटी कम होती, बस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ भूमध्य रेखा की ओर घटती है, ओके। फिर पूरी पृथ्वी पर समान है, ध्रुवों पर बढ़ती है। अब इसमें हम एक एक को देखते हैं, जैसे ध्रुवों पर बढ़ती है, तो नहीं, मैंने क्या कहा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये घटेगी, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। पृथ्वी पर एक समान नहीं हो सकती भाई, राजस्थान का डेजर्ट हो और आपका जो है वेस्टर्न घाट हो, इन दोनों में सेम नहीं है, तो ये भी जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है। भूमध्य रेखा की ओर घटती है, ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इक्वेटर की ओर बढ़ती है, बस हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है कहाँ पे है, तो ये है अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु का मैदान। इसका भी देखिए, मतलब आपको जीएस को पढ़ना है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे इस चैनल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जो मैं आप कभी, मतलब बहुत कोई ऐसी सिचुएशन ही वैसी ना हो जाए, कभी ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आप सबको एक लिस्ट दे दूँ और कह दूँ रट लो, नहीं। हर एक जीएस के टॉपिक को या तो आप कॉन्सेप्ट के साथ जो है अलाइन करते हैं, या फिर आप उसको किसी निमोनिक्स या ट्रिक्स के माध्यम से उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो उसको मैक्सिमम टाइम तक रिटेन कर पाएगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हमने कई बार पढ़ा है बट वो हर बार भूल जाते हैं, बट आज से नहीं भूलेगा। कैसे, अरावली हिल्स क्या है, ये डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ तो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हैं कितने। तो भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा वेस्टर्न घाट। दूसरा क्या है आपका ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है।
एन होगा यहाँ पर, और हिमालय। तीसरा क्या है आपका, सुंडा लैंड, और एक क्या है फिर, इंडो वर्मा। कई बार हम इनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि वेस्टर्न हिमालय है या ईस्टर्न घाट है, इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे दे देता है। तो एक चीज़ हमें देखना है, इसको थोड़ा सा भूगोल को भी अगर ठीक से हम समझते हैं तो मैंने क्या कहा कि ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर के पास में कौन सा एरिया है, ये वाला है, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी कि वेस्टर्न घाट तो यहाँ पे मतलब किसी भी हाल में यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इधर का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, हमने पढ़ा है बहुत पहले से एक डेटा कि चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसका मतलब यहाँ पे वहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, हॉट स्पॉट में रखेंगे। फिर सुंडरलैंड, अब ये सुंडरलैंड क्या है, ये आपका जो इधर अंडमान निकोबार है, तो निकोबार का कुछ एरिया, यानी कि सुंडरलैंड में हमारा भारत का एरिया बहुत कम आता है, बहुत ही ज़्यादा कम आता है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। फिर इंडो वर्मा, इंडो वर्मा का जो रीजन है, यानी कि यहाँ पे इंडिया और म्यांमार का दोनों का वो हिस्सा आता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, एक मिनट में इसको देख लेते हैं। इसका हमने निकाला W, मैंने क्या बनाया है, WISE, वाइस, ऐसे करके वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा, सुंडरलैंड और ईस्टर्न हिमालय, ठीक। वेस्टर्न घाट, इंडो वर्मा और ये सुंडरलैंड और ईस्टर्न हिमालय, बस हो गए। तो वाइस निमोनिक्स याद रखेंगे तो यहाँ से चीज़ें आपका हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही है, बी नंबर। बायोडाइवर्सिटी के ह्रास में या कमी के कारण क्या है, देखिए बायोडाइवर्सिटी यानी कि कुल मिला के जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है उनका आवास खत्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बट कई ये सवाल 2023 में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि सबसे मतलब जेन्युइन कारण क्या हो सकता है, और बाकी सब पेस्ट कंट्रोल करेंगे तो भाई बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। जेनेटिक जो है ये आत्मसात, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी जीव है वो अपने आसपास के जीवों के साथ कैसा हो रहा है, आराम से रह पा रहा है। तो ये अगर यहाँ पे होता IAS यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, तो वो प्रॉब्लम करता। फिर जो है प्रेडेटर्स का कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रेडेटर्स खत्म होंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो ये तीनों नहीं है और सी नंबर सही है इसका। इसके बाद जो है फ्लोरा, वनस्पतियों को बचा के रखने के लिए स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी वेजिटेशन होते हैं या कोई भी रिस्क में एनिमल होता है, तो उसको बचाने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, और उसको बचाना है तो दो तरीके हो सकते हैं। अगर वो मान लीजिए कि हमें बरगद का पेड़ बचाना है या पीपल का पेड़ बचाना है या पूरा जंगल ही बचाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उसको उड़ीसा से शिफ्ट करके दिल्ली पहुंचा दें या राजस्थान पहुंचा दें। तो उसको हम उसके स्थान पे ही, स्व माने क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द है स्वस्थाने, इन माने क्या होता है, उसी जगह में, है ना, C2, तो स्वस्थाने। तो अगर बरगद का पेड़ हमें मतलब ऐसे ही याद करके रखना है, बरगद का पेड़ बचाना है तो हम स्वस्थाने करेंगे। और अगर हम उसको कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा कोई एनिमल है, जीव है, जो उसको हम उसके मूल स्थान से ले जा करके किसी दूसरे स्थान पर बचाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्या, स्वस्थान है, वो उसको बोलते हैं XC2। जैसे जितने भी जू में, जैसे अभी हमने नामीबिया से कुछ वो लेके आए, तो उधर से लेके इधर आए, यानी कि उनका मूल स्थान नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ लेके आए हैं इस वजह से। अच्छा, एक यहाँ पे मैं बायोडाइवर्सिटी की बात हो ही रही है तो इसको देख लेते हैं। जैसे अफ्रीका का ये एरिया है, नामीबिया इधर है ना, और ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क में उसको लेके आया गया। यहाँ से ही क्यों लेके आया गया और यहीं क्यों लेके आया गया, इसका कारण ये है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है नामीबिया का, जो भी मतलब पार्क रहा होगा उसका, और यहाँ इंडिया का जो नेशनल पार्क है उसका, इसको हम ले जाके कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर में छोड़ दें। यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होने की वजह से सेम मतलब यहाँ पे इंडिया में इस नेशनल पार्क में यहाँ पे लाया गया है इसको, ठीक है। तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो इसी तरह से स्वस्थानीय का मतलब यही है कि जो भी बड़े लेवल पे जैसे फॉरेस्ट है, आपका नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब क्या है, ये आपके स्वस्थान है।
यानी कि इन सीटू। और एक्स सीटू क्या होता है? एक्स सीटू होता है जैसे कि कोई एक प्लांट है और उसका जीन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेड हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम किसी लैब में लेके जाएंगे। तो लैब जितनी भी तरह की हैं, जीन पूल रखने के लिए जितना भी ये साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं हम, ये सब क्या हो जाता है? एक्स सीटू में आ जाता है, यानी कि हम उनके मूल स्थान से बाहर लेके जाते हैं। जब लैब में रखते हैं इसको, इसके डीएनए को रखते हैं या इसके कुछ पॉलिन हो गए उनको रखते हैं, तो इनको कहाँ पे रखते हैं? लैब में लिक्विड नाइट्रोजन, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, एक भी ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पूछता है और नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ये आपको डेटा ठीक ठीक याद रखना है और लिखते रहना है। तो लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर क्या होता है? -196। यहाँ पे हम चीज़ों को रखते हैं। इसके बाद जो है एक्स सी टू में वही क्रायो बैंक मैं अभी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? नाइट्रोजन, सिंपल। मीथेन क्या है? मीथेन आपका जो है धान में होता है NH4, और दीमक जहाँ पे लगती है वहाँ भी जो है मतलब भी बनता है। जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं, अगर कभी नेचुरल जो है मीथेन का उत्सर्जन का वो पूछे तो वेटलैंड बता देना। इसके बाद जो है रेड डेटा लिस्ट, एक मिनट, हाउ मैनी 21। रेड डेटा लिस्ट जो है, जिसमें क्या होता है? इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय जो जानवर हैं, पौधे हैं, उनकी इंडेक्स रखी जाती है। तो एक सवाल तो यहाँ से भी बनता है कि इंडेंजर्ड जो लिस्ट है उसमें सिर्फ प्लांट्स को रखते हैं या सिर्फ जानवरों को रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं? नहीं, दोनों को रखते हैं। ठीक है, प्रजातियों की सूची है और ये किस संगठन के द्वारा जो है इसको हम रिलीज करते हैं। तो देखिए इसका एक स्टोरी है, इसको ठीक से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक संस्था है IUCN, पूरी दुनिया में 2 बार लड़ाई हुई है, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड। तो ये सेकंड के बाद जो है बनती है 1948 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1964 में एक लिस्ट जो है यही संगठन है जारी करता है, उसका नाम है रेड डेटा लिस्ट। ठीक है, रेड डेटा लिस्ट यहाँ पे जो है निकाली जाती है। अब क्या होता है? IUCN एक लिस्ट निकालता है, इस लिस्ट में जो है कोई भी मतलब फ्लोरा या फाउना अगर अपने मूल स्थान में 50 साल नहीं दिखती है तो उसको मान लिया जाता है कि ये जो है क्या हो गई है? थ्रेट में आ गई है, मतलब प्रॉब्लम में आ गई है। अब इसके वजह हम देखते हैं कि फिर ये और कुछ काम करता है। हाँ, ये IUCN लगभग आई थिंक 70s के आसपास WWF के साथ मिल करके, ये दोनों मिल करके एक संगठन बनाते हैं, उसका नाम है ट्रैफिक। इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक का क्या करता है? ट्रैफिक करता है, इसका मतलब है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस। किसका करेगा? यहाँ पे डबल F है, फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि आपका WWF और जो IUCN है दोनों मिल करके एक ट्रैफिक नाम का संगठन बनाते हैं और ये ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस करता है किसका? फ्लोरा और फाउना का। और ये कब होता है? 1976 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। IUCN 1948 में बनता है, 1964 में ये रेड डेटा लिस्ट निकालता है, ये 50 साल अगर नहीं दिखती है तो यहाँ पे उसका नाम ऐड हो जाता है। फिर ये WWF के साथ जो है मिल करके ट्रैफिक नाम का संगठन बनाता है 1976 में, और ये क्या करता है? ये जो फ्लोरा और फाउना है उनके ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को इससे डायरेक्टली जो है मतलब संबंधित नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1945 में ये बना था। UNEP कब हुआ था? 1972, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? नैरोबी में, नैरोबी। ठीक है, IUCN हमने देख लिया और ये WWF हो गया उसमें। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं। IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति के विलुप्त होने के लिए नेचुरल हैबिटेट से अगर वो नहीं है तो कितने साल माना जाता है? तो हमने देखा है 15 साल, 50 साल। ठीक है, वल्चर जो गिद्ध हैं उनकी आबादी में भारी कमी हो रही, उसके पीछे का कारण क्या था? तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम हमारा कोई एनिमल बीमार होता है, उसको एक पेन किलर दिया जाता है, उस पेन किलर में डाइक्लोफिनेक
नाम की एक दवा है, वो जो है जो एनिमल है उसकी शरीर में, बॉडी में जाता है, उसको वापस से जब वल्चर यानी कि जानवर जो है मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, वल्चर जो है उसको, गिद्ध उसको खाते हैं, और जब खाते हैं तो इनकी जो वल्चर हैं इनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है और यहीं से इनकी डेथ जो है स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कैटल यानी कि डाइक्लोफेनेक फिनेक जो दवा दी जा रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मॉरिशस में एक पेड़ की प्रजाति है और वो प्रजनन करने में विफल है, क्यों? उसके पीछे किसी पक्षी का जो है हाथ है, हाथ का मतलब कि रीजन है ना। तो कैसे हो सकता है, एक ही कोई प्लांट है, इसके फल में इसका सीड होता है, इसको किसी बर्ड ने जो है खाया, उसके बाद वो कहीं जाके बीट करता है, इसके बीट से ही इसका जो है यहाँ पे ग्रोथ होती है। अभी क्या हो रहा है कि ये पक्षी जो है ख़त्म हो गया है, मतलब बहुत रेयर हो गया है, अब इनका जो है प्रोपोगेशन नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से इस पक्षी का क्या नाम है, डोडो, डोडो पक्षी है, जो कि इसके पीछे मतलब मेन कारण है। फिर ड्यूगोंग जो है, ड्यूगोंग क्या है, सबसे पहले तो ये पाया कहाँ जाता है, ये एक समुद्री मैमल्स है, जीव है ना। और ये कहाँ मिलेगा आपका, ये हमारा साउथ का, यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है यहाँ पे मिलेगा। और इसी जगह पे एक जगह है पाक स्टेट, PALK है ना, PAK पाकिस्तान वाला नहीं है एक्चुअली, इसका जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पाल कुछ ऐसे करके, तो उसी के नाम पे यहाँ पे पाक स्टेट रखा गया है, ठीक है। तो ये ड्यूगोंग जो है यहाँ पे पाया जाता है। और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उस पर ये लिस्टेड है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है। तो ये मैमल्स है। इसके बाद जो है रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली कब हुआ था स्टार्ट, 1972 में, 72 में, ठीक है, सॉरी 71 में हुआ था ये। और इंडिया ने आई थिंक इस पे ये डेट, हाँ ठीक है क्लियर है, 75 में इस भारत ने यहाँ पे मतलब वो किया था, ऐड हुआ था। 2 फरवरी को क्या हुआ था, 2 फरवरी को हम 2 फरवरी 1971 में करते हैं, और ये जगह है ईरान में, रामसर नाम की जो जगह है ये ईरान में है, और इसीलिए इसका नाम है रामसर कन्वेंशन, पहली बात। दूसरा फैक्ट क्या है, ये 2 फरवरी 1971 को हुई थी इसकी बैठक, इस वजह से 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है। अभी लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश में और भारत में कितनी मतलब वेटलैंड है, ये सवाल नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं, अभी एग्जामिनर ने एक मान लीजिए कि सवाल बनाया और अगले 2 महीने में 3 महीने में यहाँ पे अगर ऐड हो जाती हैं तो वो प्रॉब्लम होगी। हाँ, यहाँ पे जैसे आपको मैक्सिमम किसके पास है, आपका तमिलनाडु के पास है, और उत्तर प्रदेश में किसके पास है, यानी कि आप जिस स्टेट में भी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे देख लेना है कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं बस, और उनकी लिस्ट जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से पूछता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड से हो गया, ड्राई लैंड और फॉरेस्ट इन सब में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, देखिए, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित है, ये है आपका ओजोन से, O3 से। मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में, ठीक है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड संबंधित है आपका वेटलैंड से। वेटलैंड का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी वेटलैंड्स हैं उनमें कुछ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो एक तरह से वेटलैंड का रजिस्टर है मॉन्ट्रेक्स। ये मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड, यानी कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मानवीय यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो है इकोलॉजिकल कैरेक्टर में उसके परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। तो बस ठीक है, यही इसका सही आंसर है। और इस पे अभी भारत में कौन कौन से हैं, पहले देखिए चिल्का थी, अभी नहीं है, चिल्का अभी ठीक हो गई है। तो सबसे पहले केवलादेव, और दूसरा है आपका लोकटक। इस समय ये दोनों
यहाँ पे हैं, मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, यानी कि अभी इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर क्या होता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 92 से होती है, जब पूरी दुनिया में एक जगह पे हम लोग बैठते हैं एनवायरनमेंट के नाम पे, और उसको बोलते हैं हम क्या, अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट के नाम पे हम यहाँ पे बैठते हैं, और बैठने के बाद जो है एक कन्वेंशन आता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसी को लागू करने के लिए पूरी दुनिया के जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने यहाँ एक्ट या कानून लेके आते हैं। उसी कानून के तहत जो है भारत में एक जो है एक्ट लेके आया जाता है, और उसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, BA एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, BDA सॉरी, 2002 में लाया जाता है, और ये 2003 में राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिलती है। अच्छा, एक एक्ट तो आ गया, एक्ट आने के बाद कोई संस्था भी हमें ज़रूरी होगी, है ना। तो हम तमिलनाडु में क्या करते हैं, एक संस्था बनाते हैं, और इस संस्था का क्या नाम है, इस संस्था का नाम है हमारा वेटलैंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी। आई थिंक अभी एग्जैक्ट याद नहीं रहा, अभी मैं बता दूंगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। तो ये तमिलनाडु बनाते हैं। तो इनको, इसका रिलेशन कहाँ से है, अर्थ समिट, फिर CBD, फिर ये मतलब जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, फिर ये संस्था हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर वो चीज़ें हमें भूलती नहीं। क्लियर? ठीक है, हाँ याद आ गया। इसका नाम है नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी, और ये बनती है 2003 में। कहाँ पे बनती है, तमिलनाडु में। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2002। 2000 में क्या आया था, कार्टाजेना, बट ठीक है उसको अलग से देखते हैं, ये लिखा हुआ है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, जिसमें भारत ने मतलब साइन किया है। कब आया था, ये किस चीज़ के लिए आया था, पहले तो यही जानना है। तो क्लाइमेट चेंज नहीं था, ओजोन नहीं था, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं था, ये क्या था, बायोसेफ्टी। यानी कि बायोसेफ्टी एग्रीमेंट यहाँ पे जो लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो 2000 में, सन 2000 में इस एक्ट को जो है लेके आया जाता है, मतलब प्रोटोकॉल लेके आया जाता है। और एक दूसरा एक्ट है, उसका नाम है 2010 में आया था, और उसका नाम क्या है, ये है हमारा नगोया। यानी कि यहाँ पे जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो कहीं एलियन स्पीसीज है दूसरी जगह पे जाती है, उनको उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अभी तमिलनाडु में जो 16 फॉरेस्ट है, वहाँ पे सेना स्टेपेलाबिलिस ऐसा कुछ करके नाम है, उसका एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या है कि हम लाए थे उसको ऐसे ही सजावट के लिए, बट अभी क्या हो रहा है, वो पूरे उस एरिया की डाइवर्सिटी को, प्लांट्स को ख़त्म कर रहा है। इसी तरह से अगर हम यूकेलिप्टस की बात करें, तो हम इसको किस लिए लाए थे, जो डेजर्ट स्वैम्प हैं उनको ठीक करने के लिए लेके आए थे। अभी क्या हो रहा है, अभी वहाँ पे जिस जगह पे भी लगाया जा रहा है, वहाँ पे रेनफॉल यानी कि पानी की जो है कमी कर दे रहा है। फिर ट्रैफिक, हमने इसको देखा था, कब बना था, 76 में। किसने बनाया था इसको, तो IUCN और WWF, ये दोनों मिलकर बनाए थे, है ना। तो ये क्या करता है, इसका मुख्य मिशन क्या है, तो एक ब्यूरो है, UPSC में आया था 2017 में। नहीं, यह सुनिश्चित करता है कि जंगली पौधे और जानवरों के व्यापार में जो, हाँ ठीक है, ये वाला सही है, इनका कोई इसका नहीं है रिलेशन, तो ठीक है। फिर क्या है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल से एक और इंटरनेशनल याद आ रहा है, और ये है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये रामसर कन्वेंशन से इसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये है नीदरलैंड में। ठीक है, ये नीदरलैंड में। तो ये हमें याद रखना है कि वेटलैंड इंटरनेशनल वेटलैंड से संबंधित है, लेकिन रामसर कन्वेंशन से संबंधित नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं वर्ल्ड लाइफ जो है इंटरनेशनल, ये इसका क्या मेन है, मुख्य रूप से किस लिए मतलब इसका यूज किया जाता है। UPSC 2015 में सवाल आया हुआ था। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कॉन्सेप्ट को नहीं,
फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नहीं, राष्ट्रीय उद्यानों का जो है प्रशासन करता है नहीं, यह महत्वपूर्ण जो पक्षी और जैव विविधता। अगर हम यहाँ पे नहीं भी कुछ मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो इसके कीवर्ड से हम एक चीज़ समझ लेंगे, भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो मतलब बहुत ब्रॉड है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, लेकिन यहाँ पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्पेशली लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ भी है ना। नेक्स्ट है भारत में जो साइलेंट वैली है अत्यंत समृद्ध और इन सब के लिए, तो किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली हमारा कहाँ है? ये वाले एरिया में, केरला में, ठीक है। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1984 में। इसको कैसे याद रखेंगे? जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स याद रखी हैं उन डेट्स से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके याद करेंगे। 1984 में क्या हुआ था, करंट जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी। तो उनकी हत्या हुई तो पूरी दुनिया में मतलब पूरे देश में लोग क्या हो गए, शांत हो गए। तो इसी तरह से कैसे याद करेंगे इसको, शांत वैली 1984 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और ये केरल में, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कंप्लीट और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।